Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear students. So today we are going to start a new topic, that is Introduction to Organic Chemistry. So in this topic, we will start from a basic definition of organic chemistry. So first we will describe organic chemistry. हम देखेंगे कि organic chemistry क्या है, उसकी definition क्या है, and then उसके बाद हम बात करेंगे इसकी classification के ऊपर, एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइवर्स ग्रुप्स of chemical compounds primarily constructed of carbon. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस की, स्ट्रक्चर की, रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडअप कर दूँ कि ये सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस ये होता है कि किसी भी कंपाउंड की लेबोरेटरी में प्रिपरेशन को सिंथेसिस कहते हैं। जो कोई भी कंपाउंड अगर किसी लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो रहा है तो उसको उस प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का होना, बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी कनेक्टिविटी किस तरह से है, वो कौन से एटम के साथ कौन से बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको स्ट्रक्चर के थ्रू मिलती है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब तक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का आप नहीं बना सकते तब तक आप उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चल सकती। सो उससे थोड़ा सा आगे स्टेप ये है कि रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी मीन्स के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आपकी रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की पता नहीं चलेगी कि ये कौन से रिएक्शंस करेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट के इसके साथ कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। सो रिएक्टिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर किसी कंपाउंड की होती हैं, जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, डायपोल मोमेंट है। तो ये हर एक कंपाउंड की उसकी जो नेचर है उसके मुताबिक वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डाइवर्स ग्रुप्स की अगर बात करें तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं केमिकल कंपाउंड्स के साथ, जिनको कॉमनली जो है फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेफिनेशन में है वो ये है कि कार्बन का होना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ही ज़रूरी है। अगर कार्बन किसी कंपाउंड में मौजूद नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इन अर्लियर डेज, इन एंशिएंट डेज, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था। So it was devoted to the study of carbon compounds whose source was related to the living systems. ये उन कंपाउंड्स को ही जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था कि उनका जिनका सोर्स जो है लिविंग सिस्टम, जानदार से, लिविंग सिस्टम से जिनका सोर्स मतलब कोई कंपाउंड किसी लिविंग सिस्टम से मिलता था तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। तो सिंपली ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ है। So essentially, all the chemical reactions that take place in the living system are organic reactions.
तो जितने भी लिविंग सिस्टम्स में रिएक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही हैं. This is because the molecules of life, such as proteins, vitamins, lipids, carbohydrates, chlorophyll, hemoglobin, nucleic acids, and uh, so many compounds. So, in fact, we are dependent on foods, clothing. Clothing में cotton है, wool है, silk है. We are also dependent on energy. Energy में आपके natural gas आ जाती है, petroleum है. ये सारे basically organic compounds ही इन सब चीज़ों में मौजूद होते हैं. Now एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच वोलर. He was the first जिसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था. हमने थोड़ी देर पहले सिंथेसिस के बारे में बात की. सिंथेसिस का मतलब है कि कोई कंपाउंड किसी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना. सो यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड जो कि किसी लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था. और ये कंपाउंड जो है सबसे पहले फ्रेडरिच वोलर ने जो है 1828 में प्रिपेयर किया था. किस तरह से प्रिपेयर किया था? इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो देन ये यूरिया की फॉर्मेशन हो गई. ये जो डेल्टा साइन है ये शो करता है हीट को या टेम्परेचर को. So the synthesis of urea was a beginning of a new era in organic chemistry. So, क्योंकि इससे पहले यही थॉट था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ लिविंग या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सिस्टम से ही पाए जाते हैं. बट इसके बाद एक नया दौर शुरू हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है ये अदर देन लिविंग सिस्टम से भी बनाए जा सकते हैं. फर्दर जैसे जैसे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट एडवांसमेंट होती गई, तो नए जो कंपाउंड्स हैं, वैरायटी ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर सिंथेसाइज्ड. So many compounds in millions have been reported or is still being reported by different scientists at different laboratories. So अगर लिस्ट को देखें कि किस तरह के कंपाउंड्स अभी तक सिंथेसाइज हो चुके हैं, उनमें प्लास्टिक है, रबर है, फाइबर है, मेडिसिन्स हैं, डाइज हैं, एग्रोकेमिकल्स हैं, एंड सो ऑन. Synthesis of natural and synthetic organic compounds has become a continuous process, and each day new compounds are added to literature of organic chemistry. So दोनों तरह के कंपाउंड्स पे जो है सिंथेसिस का काम होता रहा है, हो रहा है. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये लिटरेचर में नए कंपाउंड्स अभी तक ऐड हो रहे हैं. अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए. सिंथेसिस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, बट उनको दोबारा से लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए सिंथेसिस किए जाते हैं ताकि उनकी क्वांटिटी को ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ किया जाए या उनको फर्दर यूज़ करने के लिए वो क्वांटिटीज़ जो है इंक्रीज़ किए जाएँ. तो उस पर्पज़ के लिए इनको लेबोरेटरीज़ में सिंथेसाइज किया जाता है. एंड सेकेंड टाइप तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो कंपाउंड्स हैं जो कोई होते ही सिंथेटिक हैं. So this development needed a new definition of organic chemistry, which is not restricted only to carbon compounds of living system, but also includes the synthetic organic compounds under its umbrella. So after these developments के ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकते हैं. जिस तरह से फ्रेडरिच वोलर ने फर्स्ट टाइम 1828 में यूरिया को सिंथेसाइज किया, तो उसके बाद
इस डेफिनेशन को भी रिवाइज किया गया कि जो एक कॉमन डेफिनेशन थी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्सेस लिविंग थिंग्स से ही जो है पाए जाते हैं, तो उसको फिर उन्होंने अपडेट किया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन. Carbon is the main element. The study of compounds where carbon is covalently bonded to carbon, hydrogen, halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. So it is the study of compounds where carbon is covalently bonded to carbon, hydrogen, halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे. नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो अगर हम कोशिश करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने की, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं. एक एलिफेटिक है, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं. दूसरे साइक्लिक या उनको क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहा जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड से. एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन एलिफेटिक कंपाउंड्स कार्बन में फॉर्म आइदर स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स. क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स या रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते. अब ये जो एलिफेटिक वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ? ये एलिफेटिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है एलिफोस. इसकी मीनिंग है फैट. ये वहाँ से एलिफेटिक वर्ड ड्राइव हुआ है कि क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम इस तरह के कंपाउंड्स मिले थे तो वो फैट्स ही थे, तो इसलिए इसका नाम जो है एलिफेटिक रखा गया. अब हमने बात की कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं. ये एक जो है एग्जांपल है स्ट्रेट चेन का, जिसमें आपको एक स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है. ये स्पेसिफिक एग्जांपल है एन ब्यूटेन का, जिसमें आपको एक 4 कार्बन चेन नज़र आ रही है. एंड देन इसके साथ अगर आप देखें तो ये आपको ब्रांच्ड चेन नज़र आ रही है, जिसमें कि आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं इस कार्बन के साथ. तो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिस इज आइसोब्यूटेन. हियर इज CH which is connected with 2 बल्कि it is connected with 3 methyl groups. Second type of organic compounds is cyclic or closed chain compounds. In this type of class, कार्बन फॉर्म्स ए रिंग. ठीक है, रिंग बनाता है कार्बन. किस तरह से रिंग बनाता है? फॉर एग्जांपल दिस इज साइक्लोहेक्सेन. ओके, इट इज अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग. तो रिंग्स इस तरह से होंगी कि ये आपस में साइकिल्स बन जाते हैं. अब इस क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स में भी 2 टाइप्स हो सकती हैं. इसमें एक जो है टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक की, एंड सेकंड टाइप इज हेटेरोसाइक्लिक. होमो मीन्स सेम है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट है. होमोसाइक्लिक मीन्स कि एक ही एटम की साइकिल होगी. और इसको सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ये कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं तो इसको स्पेसिफिकली कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है. सेकेंड टाइप इज हेटेरोसाइक्लिक. हेटेरोसाइक्लिक मीन्स के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर डेफिनेशन की हम बात करें इन शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स के, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि अगर कार्बन की जगह कोई एक एटम, जिस तरह से साइक्लोहेक्सेन हमने बनाया यहाँ पे, तो अगर एक कार्बन को रिप्लेस कर दें यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ,
तो ये हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा। क्यों बना हेटेरोसाइक्लिक? बिकॉज यहाँ पे एक हेटेरो एटम अदर देन कार्बन जो भी एटम होगा उसको हम हेटेरो एटम बोलेंगे। डिस्क्राइब करते हैं इसको, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक को। ये क्या कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी रिंग में सिर्फ कार्बन ही मौजूद होता है, उनको कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इसको भी दो क्लासेस में या दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सो नेक्स्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखें कि ये किस तरह से हैं। कंपाउंड्स ऑफ दिस क्लास हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी इनकी प्रॉपर्टीज भी वही प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें एग्जांपल्स देखें कि इसमें साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोपेंटीन है। अब देखें इसमें दो तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो मौजूद हैं, एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये सैचुरेटेड है, ये साइक्लोहेक्सेन जो है सैचुरेटेड है, ये साइक्लोपेंटीन जो है ये सैचुरेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है, इस कार्बन CH डबल बॉन्ड CH, तो इसको हम कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टाइप इसकी एरोमेटिक कंपाउंड है। द वर्ड एरोमेटिक इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरोमा। अरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंट स्मेल। अरोमा कॉमन वर्ड फ्रेगनेंस के लिए भी यूज होता है। तो इसका नाम, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें एक स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंस थी, तो इसलिए इनको एरोमेटिक इनके ऊपर नाम रखा गया। ये नेम अभी तक यूज में है। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये किस तरह की कंपाउंड्स होते हैं? ये अगर हम इनके जो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये कंपाउंड्स साइक्लिक होने चाहिए। ठीक है, साइक्लिक होने चाहिए। देन ये प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड वो होते हैं कि जिसमें कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स। अभी मैं बनाता हूँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस सिस्टम्स को कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कहा जाता है। उसके बाद ये sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। इसके अंदर जो भी एटम्स हैं हक्कर रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हक्कर रूल, हक्कर रूल क्या है? 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई electrons. n can be from 0 to onwards, 0 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो ये 6 वाले में आपका एग्जांपल जो फॉल करता है दैट इज बेंजीन। दैट इज बेंजीन। बेंजीन में देखें कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें अगर किसी से भी अचानक से सवाल पूछा जाता है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताते हैं तो वो कहते हैं 3 है, कहते हैं 3 है, जबकि 3 नहीं है, 6 है। 6 किस तरह से है? यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। तो ये एक जो बॉन्ड होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। तो अगर 2 × 3 6 हो गए। तो ये जो बेंजीन के अंदर
पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 6 है। अब देखें दूसरी चीज़, ये अगर इनके जो रिक्वायरमेंट है, ये साइक्लिक है, बेंजीन रिंग प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड है कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये भी है। अगर इसके कार्बन को देखें तो वो भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हकल रूल को भी फॉलो करता है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट कोई भी कंपाउंड फुलफिल करता है, फुल कंप्लीट करता है, तो वो जो है उसको एरोमेटिक कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। यहाँ पे देखें बेंजीन है, बेंजीन एरोमेटिक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नेफ्थलीन में अगर आप काउंट करेंगे तो 5 बॉन्ड्स हैं, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 5 पाई बॉन्ड्स, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। ये भी जो है हकल रूल को फॉलो करता है। किस तरह से? 4 n की जगह अगर आप 2 रखें, प्लस 2 है, 4 इंटू 2 8 है, प्लस 2 ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी एरोमेटिक ही कहलाता है। नेक्स्ट है जो टाइप है, हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक से हमने स्टार्ट लिया था। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जिसमें कि डिफरेंट एटम्स में नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर है या ऑक्सीजन है। तो ये जो है एटम्स एज हेटेरो एटम कॉमनली मौजूद होते हैं रिंग्स में। जैसे यहाँ पे देखें नाइट्रोजन है, पायरोल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, यहाँ पे थायोफिन, सल्फर है, पिरिडीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसी तरह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ऑक्सीजन है, मोर्फोलिन है, यहाँ पे जो है 2 हेटेरोएटम है। अच्छा, ये एक ज़रूरी नहीं है कि एक हेटेरोएटम हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह से इनका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स कि इट कंटेंस, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन ही है। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली कार्बन और हाइड्रोजन तक ही महदूद है। तो इसमें से अगर हम देखें कि इनकी जो अबंडेंस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, कोल है, इसमें मोस्टली जो है हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। मेनली अगर इसको डिवाइड करें हाइड्रोकार्बन्स को, तो 3 ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक ओपन चेन और अलिफेटिक होते हैं, आर ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इनको दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में 3 तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, 3 तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्केन्स को देखते हैं कि अल्केन्स क्या है। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2, where n is equal to 1 2 3 etc. इन अल्केन्स को जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, और इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन जो वर्ड है, ये वर्ड पेरुम, इसकी मतलब है लेस, एंड एफिन्स दैट मीन्स एफिनिटी। तो इनकी जो लेस एफिनिटी है वो शो करती है, मतलब ये नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है। अल्केन्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओके, सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन। उसके बाद कार्बन एटम्स में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर और ब्रांच्ड चेन्स। ये अल्केन्स जो है लीनियर भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं।
अब टाइप्स ऑफ चेन्स के ऊपर बात करते हैं। अल्केन्स की टाइप्स ऑफ चेन, जिस तरह से हमने बात की पीछे स्लाइड्स में कि लीनियर भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। नॉर्मल चेन एक टाइप है इसकी, जिसको एन चेन भी बोला जाता है। तो इसमें कार्बन कार्बन जो आपस में बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रेट चेन के थ्रू एक जो है बॉन्डिंग करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको एन ब्यूटेन नज़र आ रहा है, तो ये एक जो है नॉर्मल चेन कहलाती है। इसी तरह से एन पेंटेन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये भी एक स्ट्रेट चेन है, इसको भी एक नॉर्मल चेन कहा जाता है। यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं होती। इसी तरह से आइसो चेन में जो है ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन प्रीवियसली जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि वहाँ पे एक स्ट्रेट चेन आ रही थी, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट चेन नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रांच नज़र आ रही है, जिस तरह से यहाँ पे है, जिस तरह से यहाँ पे आइसोब्यूटेन या आइसोपेंटेन। इसी तरह से नियो चेन है। अब नियो चेन में फिर ब्रांच और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि अब देखें कि वहाँ पे आइसो में एक ब्रांच थी, तो यहाँ पे दो ब्रांचेज आ गई, दो मिथाइल ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नियो पेंटेन है। इसी तरह से ये एक नियो हेक्सेन है, यहाँ पे भी दो ब्रांचेस हैं। अब अल्केन में से अल्काइल ग्रुप्स भी बन सकते हैं, ये भी एक कॉमन जो है ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप किस तरह से अल्काइल ग्रुप हम अल्केन से बना सकते हैं? अगर हम किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, मीथेन में से अगर हम एक माइनस कर दें हाइड्रोजन तो ये मिथाइल बन जाएगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये इथाइल बन जाएगा। तो इसको इसके नाम जो हैं अल्काइल ग्रुप्स के इस तरह से दिए गए हैं कि अल्केन का जो ए एन ई है, ए एन ई को रिप्लेस किया गया है वाई एल के साथ। नेक्स्ट जो टाइप है हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज अल्कीन्स। अल्कीन्स which have at least one carbon carbon double bond। इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n। they are also called olefins। अब यहाँ पे इनके एग्जांपल्स देखें कि फर्स्ट है इथाइलिन है, जिसका फार्मूला CH2H4 है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से प्रोपाइलिन है, जिसको प्रोपीन भी कहा जाता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 है, इसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह से 1 ब्यूटीन है, इसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड है। इस तरह से 2 ब्यूटीन है, ब्यूटीन ही है बट इसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है सिर्फ यहाँ पे देखें 1 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे है। तो इस तरह से ये अल्कीन्स जो है, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। थर्ड जो टाइप है इसमें अल्काइंस है। अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल में होंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको अल्काइन कहा जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n-2। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इज एसिटाइलिन, इसमें C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यू कैन सी हियर ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल इज प्रोपाइन, अब इसमें भी आपको एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। थर्ड इज 2 ब्यूटाइन, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। फोर्थ एग्जांपल इज 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइजीन। अब देखिए यहाँ पे भी जो है आपको 12 बॉन्ड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे आपको इनका जो लास्ट नेम है वो YNE यहाँ पे आपको हर नेम के पीछे मिलेगा। इसी तरह से अल्केन में ANE था। अगर यहाँ पे आप गौर करें इसका स्ट्रक्चर वापस देखें, अल्केन्स में ANE है इनके नाउन्स में, मीथेन है या ब्यूटेन है तो देखिए यहाँ पे ANE आपको इसके एंडिंग मिलेगी। इसी तरह से अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पे ईन आपको मिलेगा, ENE, ठीक है, ENE। अब अल्काइंस में YNE इज द एंडिंग ऑफ द नेम। नाउ हम फंक्शनल ग्रुप्स इन क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनकी क्लासेस कौन सी हैं। So many organic compounds contain two components,
ठीक है। मेनी मतलब ऑल हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, बिकॉज जिस तरह से हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनमें एक ही कंपोनेंट है हाइड्रोकार्बन, दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मेनी। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से टू कंपोनेंट्स होते हैं? एक कंपोनेंट तो हाइड्रोकार्बन जरूर होगा, विच इज मेनली कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होगा? सेकेंड अदर पार्ट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, मेनली मेनली कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं मेनली जो प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स ही करते हैं। अब आए इस एग्जांपल पे, जो नीचे आपको एक अल्कोहल का एग्जांपल नज़र आ रहा है, मीथेनॉल का। इसमें आपको दो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर दूँ तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। और ये आपको जो है फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, जो कि OH के फॉर्म में है। OH वी नो के रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल्स को। तो अब देखें, ये हाइड्रोकार्बन्स जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेंगे। अब ये OH जो है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा कि ये कौन से रिएक्शन ये मॉलिक्यूल कर सकता है। अब ये OH जो अल्कोहल अल्कोहल जो रिएक्शन करते हैं वही रिएक्शन ये मॉलिक्यूल कर सकेगा। अब ये एक जो है लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप्स की। यू कैन सी के यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से अल्कीन है, अल्काइन है, अल्काइल हाइड्राइड है, अल्कोहल है, ईथर है। वहाँ पे क्लास नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, एंड देन एक उसका स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो देखें कि ये हर एक पार्ट में अगर आप देखें कि आपको दोनों पार्ट नज़र आएंगे, कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट भी नज़र आएगा आपको, और हाइड्रोकार्बन का पार्ट भी नज़र आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अमाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, अमाइन है, नाइट्रो है, नाइट्रेट्रो है, साइनाइड है और नाइट्राइल है। होपफुली यहाँ पे ये जो है आपको इतना ही, ये इंट्रो काफ़ी है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, वो किस तरह से इफेक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल में अल्कोहल है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। अगर उसी किसी मॉलिक्यूल में जो है कीटोन है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में जो है एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। अगर कहीं पे जो है कोई एस्टर मौजूद है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। सो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ से समझ लिए होंगे, और इंशाल्लाह जो है